and good afternoon all. The 38th edition of on the best practices of water management presented by National Water Mission, Jal Shakti Government of India and organized by APIC News Network. And like our earlier 36 editions, today also we are joined by Archana Verma, a senior IS officer. She is the mission director and additional secretary of National Water Mission, Ministry of Jal Shakti Government of India, who will be delivering the keynote address and also will give a perspective on why this webinar series has been organized. We welcome you, ma'am. Thank you so much for joining us today. We are also joined by Dr. Devansh Yadav, District Magistrate at the same time Deputy Commissioner of Kishtwar from Jammu and Kashmir. Welcome, Dr. Devansh. Thank you so much for joining us today. And we are also joined by Priyanka Niranjan, District Collector for Basti from the state of Uttar Pradesh. We welcome Ms. Priyanka as well. Before I hand over the session to Archana ma'am, let's play the video first on our screen by the National Water Mission. Can we have the video on screen, please? यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन सन्निधिं कुरु। प्रकृति का दिया ये जल रूपी वरदान पृथ्वीवासियों के लिए सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए संभालना आवश्यक है और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया, विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते हैं उसका पता चलता है। इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है। आने वाला भविष्य पानी को लेकर के सुरक्षित हो और सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता हो, इस विचार मंत्र को लेकर हम एक बार फिर जल शक्ति अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार इस विषय पर चर्चा की है। इस दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण को भी हम इसके विषय को भी हम इसके साथ जोड़कर काम कर रहे हैं। मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया। For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clarion call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसमें जल शक्ति से नारी शक्ति को केंद्रित कर भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आरंभ किया जा रहा है। That was the video. Over to you, ma'am. Over to Ms. Archana Verma, Mission Director, National Water Mission. Ma'am, if you can unmute your mic, please.
Thank you, Souvik. I welcome everybody to the 38th edition of the Dialogue with District and Municipal Administrations on the topic of best practices of water management. I'm Archana Verma. I am Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission. And I especially extend a very warm welcome to our young and dynamic district magistrates, Mr. Dr. Devyansh Yadav, who is DM of Kishtwar district of Jammu and Kashmir, and Ms. Priyanka Niranjan, who is district magistrate of Basti district in Uttar Pradesh. We're so glad to have both of you, and especially Devyansh, because I don't think we've had a speaker from J&K. So basically, as we all know, and as I keep saying, that water is a product of nature and it cannot be seen in silos. हम पानी को भाग भाग में तोड़ के देख नहीं सकते. तो इसीलिए जो हमारा प्रयास है इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डायलॉग्स का, कि हम बस बेस्ट प्रैक्टिसेस ही डिस्कस ना करें, बट हम एक ब्रॉड विजन फॉर वाटर जो है, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी है कि 2047 तक हम हमारे जो अमृत यात्रा है उसमें पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. So unless we have a water secure future, we cannot have a developed nation by 2047. So Honorable Prime Minister, who is, as you all know, a great water champion, keeps on harping and reiterating about the importance of water conservation. And this whole Jal Shakti Abhiyan and the starting of the mission has been his vision, which he stated in Mann Ki Baat, that, we have to conserve water and pani ka sanchay bahut zaruri hai. So, I will go into a little bit of the statistics. As you all know, that the utilizable water, all available utilizable water in our country is around 1126 billion cubic meter. And our demand in 2050, at the rate we are progressing, would be 1180 billion cubic meter. So there is no way we can be water secure unless we reduce the demand side consumption of water. So not only supply side, but reduction in demand side is also very important. And that's why, one of the goals of the National Water Mission is improving water use efficiency by 20%. I will just reiterate the goals of the National Water Mission in brief for those जो शायद हमारे शो को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं. हमारे 5 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट है कि हम वाटर डेटा को पब्लिक करें. तो इसीलिए हम थ्रू डीएम्स जिन्होंने वाटर डेटा पे काम किया है उनको भी इस टॉक में लाते हैं. सेकेंड इज कि जो क्लाइमेट चेंज से जो एडवर्सिटी हुई है, जो वाटर पे अफेक्ट हुआ है, एज यू ऑल नो कि 50% ऑफ ऑल आवर प्रेसिपिटेशन, जो रेनफॉल वर्षा है, वो बस हमें 100 दिनों के या 15 दिनों के अंदर ही मिल जाती है. तो वाटर कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है. हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री बोले हैं कि अगर हम सिटीजन्स पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, कम्युनिटी ओनरशिप नहीं करते हैं, अगर वाटर के लिए रिस्पेक्ट नहीं जगाते हैं, जैसे कि हम मंदिर के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, हम मस्जिद के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, हम जैसे चर्च के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, वैसी ही भावना अगर हम वाटर के लिए नहीं जगाते हैं तो बहुत मुश्किल है कि ये वाटर जो है हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ नेचर है वो हम ठीक से उसका यूज कर पाएंगे, उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमें ये पब्लिक में भी एक बिहेवियर चेंज लाना है. बिकॉज आई रिमेम्बर, आई कीप टेलिंग कि जब मैं छोटी थी तो पानी के प्रति हमारा कोई भी रिस्पेक्ट तो था ही नहीं. हम ब्रश करते थे तो
टैप खोल के, बाथ टब था तो उसमें घुस जाते थे हम लोग, छपाक छपाक खूब पानी वेस्ट करते थे, बिकॉज ये पता ही नहीं था कि पानी एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर हम ठीक से यूज ना करें, घंटों शावर में हम नहाते रहते थे। सो अगर हम यूज ना करें तो ये लिमिटेड रिसोर्स जो है वो खत्म हो सकता है। इसीलिए नेशनल वाटर मिशन का है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और कम्युनिटी ओनरशिप बहुत जरूरी है। हमारा जो फोर्थ फोकस एरिया है, जो इस साल के जल शक्ति अभियान का मुख्य थीम भी है, इसकी वल्नरेबल एरियाज में फोकस होना चाहिए। इसीलिए जल जीवन मिशन से हम कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने जल शक्ति अभियान 2023 में 150 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है कि नल में पानी तभी आएगा जब वो पाइप में पानी होगा। सो वाटर सोर्सेस को स्टेबलाइज करना, ताकि आपको नल में पानी मिले, आपको इरिगेशन के लिए पानी मिले, बहुत जरूरी है। सो 150 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड है, और ये हमारा जल शक्ति अभियान 2023 का मुख्य ऑब्जेक्टिव है। अनदर ऑब्जेक्टिव जो है कि जल शक्ति से नारी शक्ति। हमने देखा है कि if a simple thing like a functional tap at home really liberates the life of a woman, because all the time that she wastes either in urban areas waiting for the tanker or in going to a well or river to fetch the water, that time is given to her to use it more productively. So we have seen that many women, once taps have reached their homes, they've been able to form self-help groups, they've been able to form communities. अभी हम speech दे रहे हैं, आप में आए please. So वो जो है, so हमारा इस बार का जो सब थीम है इस जल शक्ति से नारी शक्ति. And of course, also Nari not only as a repository of, as a beneficiary, but also as a one who empowers water. Because Nari Shakti, since Nari is the most adversely affected, Nari Shakti se bhi Jal Shakti aata hai. We have seen how many, there are examples of women across India who have made it a mission to bring water to their village, to conserve water in their communities. And we have recently, in the Swachh Sujal Shakti Samman, which was held on 4th March 2023, we honored such water warriors. So women have a very, very complex relationship with water, wherein they empower water and water also empowers women. And why we are stressing on source sustainability is, just like you cannot build a strong building on a weak foundation, unless your sources of water are stabilized, you cannot have an effective and integrated water management system. And as I've said, that it all needs the cooperation of people. Jal Andolan can only become a Jan Andolan if there is Jan Bhagidari. So partnership is very important. And then I'm very happy to announce that on 20th October, for looking at the demand side of water management, we have constituted the Bureau of Water Use Efficiency on 20th October 2022, which is developing a framework for how to efficiently manage water and reduce the consumption. We are working on 5 R's. 5 R's जो है वो ये है: reuse, reduce, recycle, recharge, and we have added a 5th R, that is respect. Respect for water. And I'm also happy to announce that Piku is a very cute mascot of the National Water Mission, and we have last year, on 5th January, in the All India first ever State Ministers Conference, in which Honorable PM also addressed through the video address, we have launched the
Jal Itihas portal, and I would request all the DCs to make it very popular, because we have identified as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav 75 such structures of traditional water bodies, which, Piku is explaining about them, like Chandbauri in Rajasthan, Rani Kabau in Gujarat, such famous water bodies, 75 all over the country, which I request you all to popularize this portal, Jal Itihas, so that, and we are going to expand, and, we are collecting data on more such traditional water bodies, because हमें अपने पूर्वजों से भी बहुत सीखना है, वो बहुत अच्छी अच्छी बावलियां, तालाब ये सब बना के गए थे. So National Water Mission is planning to marry our traditional wisdom with the new technology. And another focus, there are 2-3 focus areas for DMs which we keep requesting. One is that strengthen your Jal Shakti Kendras. As good as our Krishi Vigyan Kendra, because it should be the one-stop solution for you for all your water policy and all your water implementation programs in your district. We have sent you an advisory framework. We have not given you one iota of any money. So we are just testing your innovative capacities and your will to prioritize water, so that you can make Jal Shakti Kendra in your district very, very effective. But that advisory, you all must read. It's a beautiful advisory which will give you the framework, or where to source your money from, where to get your HR from, how to go about building it. And some of the states like Haryana has done a good job, so we will be sharing about that. Then another aspect which is very important for the district is development of a district scientific plan. Because one of the criticism of Amrit Sarovar is that in many places technical feasibility नहीं देखी जाती है, गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं. जो कि जैसे एक पंचायत मीटिंग में मैं गई तो उन्होंने कहा कि मैम हमारा जो अमृत सरोवर का ये है जो गड्ढा खोदा गया है वो लो है, तो हमारे यहाँ जब फ्लड आएगा तो वो वापस सिल्ट से भर जाएगा. So that is why it is very important that when you're going for, Amrit Sarovar's identification, you should also get some technical feasibility कि ये मतलब निरंतर रहेगा कि नहीं, कि just एक target meet करने का, plan है. So district scientific plan, geotagging of water bodies is another area, जिसके लिए हम लोगों ने 2-2 लाख per district दिए हैं, which is not much. But then I always feel, because I've also been DM, कि पैसा मैटर नहीं करता है. अगर आपके मस्तिष्क में घुस गया, प्रायोरिटी हो गया अगर पानी, तो फिर पैसा मैटर नहीं करता है, because डिस्ट्रिक्ट में बहुत सोर्सेज हैं जिससे हम पैसे का यूज कर सकते हैं. Then I'm also happy to announce कि हमारा we will be celebrating in a hybrid mode the World Water Day on 22nd, और वहां पे हम एक लॉन्च कर रहे हैं Just Junior प्रोग्राम, जो कि दूरदर्शन का एक सीरीज है which is very popular. So Piku with some kid will be talking about water conservation for especially the children, because we want water to get into the mind space of children, because children can really make a difference. I remember जब मैं अपना नल खोल के ब्रश करती थी तो डांट जब बेटी से सुना तभी मैंने छोड़ा ये, और जब बेटी ने फिर डांटा कि तुम बिजली बंद करो तभी मैंने छोड़ा. So we are trying a lot of exciting things is happening in NWM, and I want the DCs, because once you prioritize, you are the cutting edge. I mean, without you, nothing happens. जो भी लोग बोले बिना डीएम के कुछ नहीं होता है. So अगर आप लोग prioritize करेंगे water in your district, then we can, easily achieve the goal of water sufficiency, as is the dream of Honorable PM by circa 2047. So this was my keynote address. I will not take more of your time, and I will invite the speakers now to speak. Souvik, over to you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your
Opening remarks come keynote speech. You have set the tone like all other earlier editions. And if I take a crux of what you have said, that collaboration, partnership, community participation, and women-driven program, that has been the hallmark of National Water Mission's work over the years, and how you transform the water usage efficiency in the country, because water is scarce and we have to take care of that. So, without taking much time, I now request Dr. Devansh Yadav, District Magistrate and DC of Kishtwar, from the beautiful place of Jammu and Kashmir. Over to you, Dr. Devansh Yadav, for your presentation. Thank you so much, and good afternoon, ma'am. Thank you for first of all inviting District Kishtwar. We are delighted to present the challenges and the opportunities in terms of National Water Mission in the district, and also particularly since we are the largest district in Jammu and Kashmir and also the remotest. So the challenges that we would like to outline are very unique and would require the kind of local solutions which National Water Mission envisages, involving women, of course, at the forefront, as you rightly mentioned. And even while implementation of Jal Jeevan Mission, which is happening right now across the country, we have been encountering very peculiar issues where we get to know about how the community has a very special place for water in their culture, in their heritage, and how they themselves, through their local structures, try to preserve the sources. They have a mapping of the water flows, and there is an entire history which is available, mostly verbal, with these villagers on how the water sources have been changing, which needs to be collated and which needs to be compiled, so that we try to make the sense of all this, especially in the context of climate change. Without any further ado, I would just request to start with the presentation so that we can proceed. If you can just upload the presentation. Yes. Can we have the presentation on screen, please? It's here. So we'll just share, ma'am, 3-4 major points. First is, of course, the challenges which are available in the district based on the geography, topography. And then we'll go into Jal Jeevan Mission, which has been happening, and what kind of issues we face in implementation of that. And last would be the kind of local solutions that we have been doing with Rural Development Department on water conservation, rainwater harvesting, and other conservation methods. Next slide, please. So, this is a map of Jammu and Kashmir, and in Kishtwar, as you can see, the area of Kishtwar is over 7,500 square kilometers. It is the largest district in Jammu and Kashmir, and also the remotest. Now, it's bounded by Greater Himalayas. We have multiple peaks which are 6,000 meters plus in height. So, what that brings about is that majority of the monsoon season we are deprived of rains. So, whatever rainfall we receive, majority of it is received in the winter season through western disturbances. Next slide, please. So this is the general overview that we'll be going through. Along with district profile, we can go to the next slide. So there are two major sources of water. One is subsurface and the other one is surface. And we'll be just having a few pointers on what all is the availability in both these sources. Next slide. So as far as subsurface water is concerned, we have very limited groundwater which is available. And as a result, whenever it comes to sources and irrigation, drinking water, all these are usually derived from the surface water. Majority of the surface water is coming through glaciers, because as I mentioned, it's the area of Greater Himalayas. So we have huge amount of glaciers which are there on our higher reaches. Those are the major sources which are keeping Kishtwar viable and sustainable. Next slide. So these are the surface water sources. Of course, the first one is Chenab River. Many don't know that Kishtwar is the source of Chenab River. So this is where two rivers of Marusudar and Chandrabhaga meet. One is coming from the side of Himachal, and another one is coming from the side of Kashmir. And they meet at a junction called Bhandarkut, and it leads to Chenab. Now, apart from this river, the other sources are active springs which are there, which we locally call Chashme. And the Chenab itself is a very mighty river, so there is hardly any extraction from the river itself. Even though we are having such a huge source of river water, we are not able to extract water for utilization for human consumption.
And although there are multiple hydroelectric power projects, as on date, almost 4,000 megawatt plus hydroelectric power projects are under construction on the river. Next slide. So this is an overview about the drinking water availability. If we look at the requirement and the availability, there is a shortfall of around 1.21 million gallon per day. And the existing water supply schemes have become old, redundant, requiring repairs, and in majority of the cases not sustainable. And as a result, as per the vision of Honorable Prime Minister, Jal Jeevan Mission has been rolled out, which is bringing about a huge sigh of relief to the local populace, because in these villages where there is only surface water to be tapped, Jal Jeevan Mission is revamping all the piping structures, the storage tanks, and other reservoirs. Next slide, please. So these are some of the major water challenges. As I mentioned, fluctuation of discharge of sources. So in the month of summers, peculiarly, as I mentioned, that there is very less rainfall during the monsoon season, when rest of the country is witnessing heavy rainfall. So during that time, many of our villages, they suffer through water shortage. Then we have water sharing disputes. Now in implementation of Jal Jeevan Mission, what happens is that suppose there are two villages. One is residing at the higher level in the hill, and the other one is at a lower level. So the both villages often have an argument and dispute on who will share how much from the water source which is there at the glacier level. So that these are the kind of impediments which we have, which are to be resolved amicably. And in this, the panchayat level committees which are to be constituted for Jal Jeevan Mission, those have to play a very critical role. Depletion of water sources, of course, when we see that with the advent of global warming and with the temperatures rising, the glacier flow which is there, that is bound to change. And with this, we are seeing that the water which is to be available for irrigation and for drinking, that is getting reduced. Contamination of water sources. Now the towns are also expanding, and even the small towns in the peripheries of Kishtwar district are also becoming huge. If there are no sewage facilities, then they ultimately end up in the Chenab river or in other water bodies which are tributaries of Chenab. Lesser availability of groundwater is a perennial problem for Kishtwar, because we don't have the kind of rock structure that supports huge groundwater source. Then the projects which are there, those also lead to a huge contamination of the water sources. And then there is freezing of water in gravity, mainly in the winter season. In these cases, some of our areas, they go up to minus 18 degrees in the winters. Now all these places, even if we have pipe structures, we'll have to have some local innovations on the lines of Ladakh, so that these piping structures are not frozen and continuous water supply is ensured to the population. Next slide. In terms of JJM, we have 129 schemes that are being provided, and majority of the schemes have been either tendered out and been allotted as well. Now, to overcome the shortfall of water and to provide functional household tap connection to every household, there are around 129 schemes. These schemes are doing a mapping of all the water sources, nalas and springs and rivers. From this water has to be fetched. The next target that we need to do is move beyond these 129 and have an overall comprehensive mapping of the district, so that we are able to have that kind of directory which ma'am mentioned, Jal Shakti Kendras, so that this Jal Shakti Kendra is functional in true sense. Next slide, please. In terms of management of water sources, I would say that there have been various water structures which have been existing since over 100 years, 50 years. They require regular maintenance. The kind of sources which are there, they are on the very top of the hills. They require afforestation drive, in which our rural development department, especially under Manrega, there is a mandatory component this year for plantation. That plantation we are doing in a targeted manner, so that we focus on areas where we have our sources of water, and we are able to do the catchment area mapping. And based on that mapping, only the afforestation drive is being carried out, so that the source of water is preserved for for the long period of time.
practicing of rainwater harvesting, I'll just share at the end of the presentation couple of such good practices. Then we have local structures like water harvesting tank, baulis, creeks and ponds, which have been constructed by these villagers through RD department, Manrega, panchayat schemes, and there are a lot of model panchayats to actually commend upon and also to give an example to other panchayats, because in Kishtwad I would say almost 60 to 70% panchayats are those who practice agriculture only for one season, which is in the summers, while 30% panchayats are only there who have actually done good water mapping of their area. They have been able to ensure good irrigation facilities to their field, and as a result of that they are able to do agriculture irrigation for 2 seasons, 2 cropping seasons, and this is a huge increment in their annual income. So that is something which we want to increase from current 30 to 40% to the rest of the villages, because that will ensure that our agriculture production increases, and as a result the farmers income is also augmented. Next slide. In terms of irrigation and issues, one of the major impediment is Chenab river is not feasible for any irrigation purpose, simply because there is huge fluctuation in winter and summer seasons in the river, and there is huge siltation also coming from the peaks of the hills from where the sources lie. As a result, we don't have any major sources of irrigation, no canals. The main source of agriculture irrigation is rainfall and nalas, and in some areas of the districts artificial structures like pools have been constructed for the purpose of irrigation. Next slide please. Because of the climate of the area, irrigation facility is mainly required from 15th May to 20th of June, and this is where the majority of the requirement of irrigation is there, to ensure the farmer is able to cultivate for twice a year. And this is what we strive to achieve through the network of irrigation canals, through RD department, through Manrega, through panchayat funds, so that we are able to ensure that even during this period of 15th May to 20th of July, the source of irrigation is available. Next slide. In the end, I'll just come up with some of the local works which have been done. We took examples from two of the good panchayats, the two of the model panchayats that have been working tremendously in this area of water conservation. One is Mulchittar in the area of Chatru, and these panchayats actually show that if the leadership at the sarpanch level and at the PRI level is good, then they are able to utilize Manrega and rural development department schemes in a very effective manner. Some of the works which have been done, for example, pools have been constructed. What happens is PHE is having a lot of irrigation canals developed. These canals get damaged by glaciers in every winter season. That has to be renovated over once the summer season comes up. So in progressive panchayats, what we see is that sarpanch take that onus of responsibility. They work with RD, rural development department, they work with PHED department, and they ensure the irrigation canals are repaired every season. Next slide please. In terms of water storage tanks, so previously we used to have a local method of only digging the tank and having the water storage. What that used to do is, in a hilly area, that would seep down all the water and would make the village prone to landslides. For that, there is various solutions that we have adopted. We have tried to minimize the use of cement concrete. Instead, we are focusing more on lining of tanks, and one of the options is geomembrane lining. This is a method by which we can do minimum damage to the local available ponds, and at the same time we are able to preserve the water without any percolation in the ground. And this is a model which is to be replicated across Kishtwad, because we are a very hilly district. We can't afford areas where water is percolated and it leads to landslides. Percolation tanks, it's an artificially created surface body, and definitely whatever examples which we are showing, these are from some of our model panchayats.
in these, all the works which are being proposed are taking up under NRM activities and non-NRM activities of Manrega. And it shows that panchayats at their own level, if possible, they can actually have a very good water management system. Next slide. Earthen ponds are, of course, some of the older structures which have been existing. Now, these are the kind of ponds which we have been trying to line up with the membranes so that we are able to ensure that the water which is available is sustained for a long period of time. Next slide. Baulis, ma'am, as you mentioned in your presentation, we also have some of very unique Baulis in our district, and some of them are hundreds of years old and have a lot of traditional significance. People also come to worship near them. So these are the Baulis which we have been trying to revive, and even demands come from the bottoms up. Villagers themselves, PRI members, they take up these tasks, and in many areas these kind of restoration works have happened. Next, these are the water harvesting tanks. What has happened is that under Azadi Ka Amrit Mahotsav, what we have done is that we have created Amrit Sarovars across the district, and on 15th of August 2022 we launched 75 Amrit Sarovars. Now by the next 15th August 2023 we have kept a target that every panchayat will have one Amrit Sarovar, which will be center of attraction for the entire village, and we'll be doing beautification activities in those Amrit Sarovars. In fact, our worthy Chief Secretary has directed all the districts that every Amrit Sarovar should become the hub of activities. You have to make space for public amenities, for the public parks, and it should be an area which is owned by the villagers, so that the maintenance and subsequent upkeep of the asset is ensured. Next slide, please. These are some of the structures which have been taken up, and all of these structures are taken up under Manrega, which ensures that villagers themselves are able to do the planning, and every year they are able to ensure finances, and using the job cards they are able to do the construction. Next slide, please. Some of the pools are there. Next slide, please. So at last, I would say, to ensure that Kishtwar becomes a district where you have 2 cropping seasons, it becomes a district where water is available in plenty and water resources are conserved and preserved by the communities and women folks, we have multiple activities to be carried out. First is check dams for the surface water which is flowing, to ensure that the availability of water even in the lean season is ensured. Water harvesting structure, some of the pools which I mentioned, the intensity of the distribution network needs to be increased. There are a lot of old ponds still remaining, earthen ponds which need to be membrane lined. And the last is rainwater harvesting using panchayats and rural development department. Next. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Devansh. That was an excellent presentation. And we reserve the comments for later, Nasavik. How is Ma'am, it's up to you. If you want to make a comment now, you can do it, or after Priyanka's presentation. I think since Priyanka's is a little, glitchy, so I guess I'll now invite Priyanka to give your presentation. और mixed भाषा में भी बोलना, हम लोग ज़्यादा अंग्रेजी बोलते हैं. There are people who are, listening live, so you can mix. थैंक यू मैम. मैं तो हिंदी में ही प्रेजेंट करूंगी मैम. मेरा पूरा प्रेजेंटेशन मैंने हिंदी में ही बनवाया है. और अभी मेरा प्रेजेंटेशन मैं अभी बस्ती में डीएम हूँ, और इससे पहले हमने वाटर जो जल संरक्षण का काम है वो यूपी में मैम 2 प्रमुख क्षेत्र हैं जो वाटर स्कैर्सिटी है, जैसे विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र. तो मैंने एज अ सीडीओ विंध्य क्षेत्र में काम किया था और एज डीएम बुंदेलखंड क्षेत्र में काम किया है. तो विंध्य क्षेत्र में एक रिवर थी कर्णावती, जो कि 80 किलोमीटर लॉन्ग थी और पूरा रिवर बेड उसका सूख गया था. इट वाज लाइक एक नाला की तरह हो गई थी. तो उसमें हमने मनरेगा से और लोकल जन सहभागिता से उसको रिजुविनेट कराया
और उसमें नेशनल वाटर प्राइज सेकंड मिर्जापुर को मैम मिला था विंध्य क्षेत्र में। एंड फिर सेकंड जब मैंने एज अ डीएम जालौन में काम किया तो बुंदेलखंड ऑलरेडी फेमस है कि वहाँ वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर भी काफ़ी नीचे है। और मेरा प्रेजेंटेशन भी मैम अगर वहाँ से मिल गया होगा तो लगा देंगे। मैम जालौन में जो है वो हमने वहाँ पर नदी थी, जो लोकल ग्राउंड वाटर हमारा था वो काफ़ी कम था और वहाँ रेन वाटर भी कम है। तो जो एग्जिस्टिंग रेन वाटर है, तो पीएम सर का जो अभियान था कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स, तो जब ये स्टार्ट हुआ हमने उसी दिन एक वहाँ नदी थी नून, जो कि बिल्कुल ही उसका रिवर बेड सूख गया था, तो पूरा उसके लिए हमने रिवर रिजुविनेशन का काम शुरू किया। और फिर वहाँ एक और नदी पर काम किया, व्यास गंगा, जो मैं अपने भी स्लाइड्स में बताऊंगी। देन अभी मैं प्रेजेंटली बस्ती में पोस्टेड हूँ, तो बस्ती इज डिफरेंट, ये तराई क्षेत्र है, तो यहाँ जो जल संरक्षण इकाइयों का निकाय जो भी यहाँ पर है, पॉन्ड्स हैं या रिवर्स हैं, उनमें हमने जब सर्वे किया तो वो काम बहुत डिफरेंट तरीके का मुझे दिखा। जैसे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं लेकिन झील बहुत सारी हैं। जैसे आई हैव 14 ब्लॉक्स, तो इन एवरी ब्लॉक आई हैव 60 to 80 हेक्टेयर की एक झील। तो एक झील को मैंने टारगेट किया, 65 हेक्टेयर की थी, कनीथू बुजुर्ग, उसको पूरी एनक्रोच थी, उस पर लोग खेती कर रहे थे, एकदम प्लेन ही उसका बेड हो गया था। फिर उसको पूरी टीम बना के तहसील की और मैंने आइडेंटिफाई कराया, उस पर भी काम शुरू किया। सो मैम आई विल एक्सप्लेन इन माई स्लाइड्स। नेक्स्ट। ये मैम बेसिकली मेरा कंसेप्ट है कि हम जो जैसे कि आपने कहा नेशनल वाटर मिशन में कि हमें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और जो ओल्ड हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमको बहुत ध्यान देना है, बिकॉज जो शुरू से एक जल के प्रति हम देखें, हमारे जितनी भी रिवर्स हैं लोग उनके प्रति एक रिस्पेक्ट रखते हैं। जिस तरह से रिलीजियस जो डेडिकेशन है वो हमारे धार्मिक संस्थानों के प्रति रहता है, वैसे ही हमारे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनके प्रति भी होना चाहिए। तो हमने पुरानी वाटर बॉडीज जो कि समय के साथ खत्म हो गई, एनक्रोच हो गई या सूख गई, वो नदी भी हो सकती है, बड़ी नदियों के अलावा जो विभिन्न किसी भी आप क्षेत्र में चले जाएंगे वहां छोटी छोटी बहुत सी रिवर होती हैं। जैसे मैम यहाँ गजेटियर का एक सिस्टम है, हम जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट का गजेटियर उठा के देखते हैं तो हम पढ़ते हैं उसको, तो उसमें हम देखते हैं कि ये रिवर थी जो ट्रेडिशनली वाटर का सोर्स थी या ट्रेडिशनली इरिगेशन का सोर्स थी, लेकिन आज की डेट में अगर आप उस रिवर को या इस वाटर बॉडी को आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो उसका स्वरूप खो चुका होता है। तो सबसे पहले जब भी मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू करती हूँ तो पहले मैं उन पुरानी वाटर बॉडीज जो हैं, चाहे वो रिवर हैं, मेन वाटर बॉडीज, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में कौन सा है और एक सर्वे कराते हैं। दूसरा, उसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को जो है इन्वॉल्व करते हैं, केवल रूरल डेवलपमेंट ही नहीं, माइनर इरिगेशन एंड जो है और भी लाइन डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर में हमारे पास एक भूमि संरक्षण का डिपार्टमेंट होता है, IWMP जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है मैम, उस सभी को हम लोग एक कन्वर्जेंस के थ्रू एक पूरा मीटिंग करते हैं और उसको प्रोजेक्ट के तौर पर लाते हैं। इसमें जिन क्षेत्रों की पहचान की जाती है कि यहाँ पर रिवर का रिजुविनेशन करना है या वाटर बॉडी का रिजुविनेशन करना है, तो वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव और लोकल ऑफिसर्स लाइक प्रधान, वहाँ के प्रमुख एंड वहाँ के हमारे BDOs एंड जो भी अन्य अधिकारी हैं, जैसे अगर नगर पालिका में हमने लिया है तो EOs, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। सभी से एक डिस्कशन करके सभी का अपना अपना एक DPR तैयार करा जाता है कि आपके यहाँ जो वाटर बॉडी है उसको आप कैसे कर सकते हैं। फिर वहाँ हम लोग चौपाल आयोजित करते हैं, जैसे हमने कहा किसानों की हम कम्युनिटी को कैसे पार्टिसिपेट कराएंगे, और जैसे था जल शक्ति से नारी शक्ति, तो हम वहाँ अपने जिले स्तर पर भी बैठक करते हैं, ब्लॉक में जाके चौपाल करते हैं और वहाँ कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं कि आपके एरिया में ये नदी थी, ये हमको काम करना है, क्योंकि अक्सर जो एनक्रोचमेंट है वो आसपास के किसानों का, लोगों का होता है। तो जब तक हम उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तो हमारा वर्क जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि अगर ये नदी खुदेगी तो आपको उसको लाभ होगा, आपके खेत की सिंचाई अच्छी होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और इससे हमें लोगों का सहयोग भी मिलता है उसको खोदने में। तो ये हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि उसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक भी करते हैं और इसको गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये मैम हमारी पूरी योजना है कि पहले हमने समस्या को पहचाना, फिर उसका सर्वे किया, फिर उसकी फंडिंग और हमारी कैसे DPR होगी, इसको हमने फॉलो किया। नेक्स्ट। ये इसमें पीपल पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशनल लोग सहभागिता देंगे, श्रमदान भी देंगे, समयदान भी देंगे, लेकिन अगर हमें व्यवस्थित उसको रिजल्ट तक पहुंचाना है तो एक हमें अपने जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उन सभी को इन्वॉल्व करते हैं, और हम कुछ लोकल जल संरक्षण के लिए जो समूह हमारे काम करते हैं, सिविल सोसाइटी जो काम करती है, उसको भी हम नोडल बनाते हैं। जैसे लाइक आई हैव 14 ब्लॉक, तो मैंने बनाया है कि इस ब्लॉक में आप हमें कोऑपरेट करेंगे, इस ब्लॉक में आप, तो मेरे पास बहुत सारे संस्थानों ने भी इसमें हेल्प की है। नेक्स्ट।
ये मैम जनपद जालौन में मैंने 2 प्रमुख नदियों का पुनर्जीविकीकरण कराया था। नून नदी का मैम पीएम सर ने अपनी मन की बात में भी उसको अप्रिशिएट किया था कि जन सहभागिता से इसका पुनर्जीविकीकरण हुआ है। इसका आगे विवरण नेक्स्ट। ये मैम जो नून नदी का हमने पूरा पुनर्जीविकीकरण कराया है, तो इससे लगभग 69,560 क्यूबिक मीटर जल की उपलब्धता में सुधार हुआ था और हमने 278 हेक्टेयर इरिगेशन पोटेंशियल को बढ़ाया और ये पूरा काम हमने मनरेगा से और जन सहभागिता से किया। मनरेगा से हमने, जैसे ये जो नदी थी हमारी, वो लगभग हमारी 47 गांवों से होकर 47 विलेजेस से होकर जाती थी। तो 47 विलेज थे और 6 ब्लॉक्स थे। तो हमने 6 ब्लॉक्स में उसको बांटा और एक यूनिट हमने विलेज को बनाया और विलेज में जैसे मनरेगा की आईडी बनती है कि कितने पर हमको काम करना, उससे हमने करके और हर पर एक नोडल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट किया। तो उससे विद इन 2 मंथ हमने वर्क को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट के और बहुत इफेक्टिवली रिवर का रिजुविनेशन किया और ये मानसून से पहले हमने ये काम कर लिया। तो जो मानसून में हमें बारिश प्राप्त हुई, उससे पूरा रिवर का फ्लो और वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी थी उसकी बहुत बड़ी। इससे जल उपलब्धता में भी सुधार हुआ और लोगों को रोजगार भी मिला। और जब कई लोगों ने इसमें सहभागिता दी और जब वहां पर एक समस्या थी कि गर्मियों में हैंडपंप पानी छोड़ देते थे तो पेयजल की बहुत समस्या होती थी। लेकिन जब मानसून के बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने देखा कि नहीं, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा, हमने उसका प्रॉपर मेजरमेंट भी कराया था ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट से, तो ये बढ़ा। तो लोगों को उसके फायदे समझ में आए और धीरे धीरे लोग खुद ही उससे, फिर जब हमने अगली ब्यास गंगा नदी का जब हमने रिजुविनेशन किया तो खुद वहां के प्रधान मेरे पास आए कि मेरे यहाँ भी मैडम ये नदी है और हम इस पर काम करना चाहते हैं। तो फिर हमने उस पर मैम काम शुरू किया था। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया, हम वी आर वॉकिंग ऑन रिवर बेड, एकदम प्लेन थी, इसमें कहीं कोई पानी नहीं बचा था। फिर ये 47 विलेजेस का है, तो ये वहाँ एक कुकर गांव ब्लॉक है जहां से हमने स्टार्ट किया था और हमने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को उसमें ऐड किया कि वो भी सहभागी होंगे। तो आसपास के लोगों का समर्थन भी, जब हम पैमाइश करेंगे किसी का खेत अगर हटेगा तो हमको मिलेगा। नेक्स्ट ये मैम खुद उन लोगों से सारा खुदवाना, ये नदी आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल रिवर बेड सूखा हुआ है। नेक्स्ट ये मैम बिफोर वर्क की सारी फोटोज हैं कि रिवर में किस तरह से पानी नहीं था। पूरा हमने लेखपालों की टीम बना के और इरिगेशन की टीम बना के, लेखपालों से पहले जो भी खतौनी में या नक्शे में हमारी जितनी जमीन थी रिवर बेड की, उसको चिन्हित कराया। फिर इरिगेशन से हमने एल सेक्शन और सब करके उसका पूरा एस्टिमेट बनवाया। देन हमने उस पर वर्क शुरू किया, जो भी हमारा मनरेगा का सिस्टम था उससे। नेक्स्ट ये मैम आफ्टर वर्क की फोटोज हैं कि हमारा पूरा वाटर जो भी मॉनसून में आया वो उससे रिवर बेड पूरी तरह फिल हुआ और डीसिल्टिंग जब हमने की तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी लोकल रिवर की बढ़ गई। नेक्स्ट हम कुछ फोटोग्राफ हैं, आगे बढ़ाते जाइए। नेक्स्ट ये सब मैम जो सर्वे करना और पूरा टीम को मोटिवेट करना। नेक्स्ट ये मैम ये वो जोधर नाला, इसमें बिफोर की फोटो नहीं डल पाई है, इसका भी रिवर बेड पूरी तरह सूखा हुआ था, हम लोगों ने ड्रोन सर्वे करा के। और फिर ये आफ्टर की फोटो है, मतलब इसमें मैम हमें मानसून का भी वेट नहीं करना पड़ा। जब हमने रिवर बेड को खोदना शुरू किया तो खुद ही ग्राउंड वाटर, वो उसका ऐतिहासिक महत्व था उस नदी का। इसमें कहा गया कि वेद व्यास जी ने महाभारत इसी नदी के किनारे बैठकर लिखी थी, तो पूरे ये पौराणिक नदी थी और एक्सटिंक्ट हो गई थी। फिर इसको जब खोदा तो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड से पानी आने लगा और मानसून सीजन में ये पूरा रिवर हमारी फिल हो गई थी। नेक्स्ट ये कुछ इसके अलावा भी हमने फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम किए थे, जिसमें चूंकि बुंदेलखंड में जोतें बड़ी होती हैं और सिंचाई का प्रॉब्लम होता है, तो अपने ही खेत के किनारे पर एक खेत तालाब का मैम वहाँ कंसेप्ट है। तो इस तरह से हमने वहाँ हर करीब 500 से 700 1 ईयर के अंदर खेतों में तालाब बनाए और उससे किसानों को अपने न केवल सिंचाई के लिए हुआ बल्कि उनका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हुआ। नेक्स्ट ये मैम बस्ती में फिर मैंने यहाँ आफ्टर 15 मंथ आई गॉट ट्रांसफर टू बस्ती, तो मैंने यहाँ काम शुरू किया है। मुझे अभी यहाँ पर 8 मंथ हो गए हैं। तो अभी मैम फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मैम जो आपको बताया, ये झील थी हमारी जो कि पूरी एनक्रोच हो गई थी और इसमें कोई भी पानी नहीं था। और अभी ये जो है यहाँ की एक रिवर को भी, लोकल रिवर है कठिनैया, उसको भी सोर्स करती है। तो इस झील में भी हमने यही अपनी स्ट्रेटजी अपनाई, पूरी टीम बनाई तहसील की, रेवेन्यू की, और उस झील का पूरा एरिया आइडेंटिफाई कराया। फिर एरिया आइडेंटिफाई करा कि विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन उसका एस्टिमेट बनवाया और देन उसमें काम स्टार्ट किया। तो अभी तक हम इसमें लगभग 60% वर्क मैम कर चुके हैं। नेक्स्ट ये मैम ये है जब हमने काम स्टार्ट किया, तो दिस इज द सिचुएशन। तो वी आर वेटिंग फॉर मॉनसून की, अभी ये जब मॉनसून आएगा तो हमारी ये झील फिल हो जाएगी और जो लोकल भी इकोलॉजी है और जो यहाँ जितना भी वाटर कंजर्वेशन से आसपास के लोगों को भी फायदा होगा। नेक्स्ट ये यहाँ के मैम अन्य खेत तालाब में जो हमने काम कराए हैं
वो है मैम बस्ती में भी हमने खेत तालाबों पर काम करा रहे हैं। तो ये खेत तालाब बनवा के और उसमें फिर लोगों ने जल संरक्षित किया है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट और जैसे खेत तालाब बना के किसानों को मैम जो अभी हमारा चल रहा है प्राकृतिक खेती, तो उसमें भी हमने कुछ ब्लॉक्स को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है। तो उसमें हम मत्स्य पालन भी कराते हैं और पूरा उसी से उनकी एग्रीकल्चर को भी रिलेट करते हैं। तो जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी है उसको फोकस करके ताकि उनकी आय बढ़े, इस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो हम ये हमने अभी इसमें काम किया है। ये अभी हम नेक्स्ट मैम बस्ती में जैसे अपनी कनेथू का काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन और हम जो अभी शुरू कर रहे हैं, यहाँ एक नदी हमने ली है मनोरमा नदी। तो लगभग वो 120 किलोमीटर लंबी नदी है और हमारे यहाँ हमने कुछ झीलें ली हैं। इसमें अभी पूरी डिटेल नहीं डाल पाए ड्यू टू पावर स्ट्राइक, हमारे यहाँ स्टेट वाइड पावर स्ट्राइक है, तो आई वाज बिजी इन दैट, तो आई कुडंट गिव टाइम। तो अभी हमने हर ब्लॉक में लगभग 4 झीलें यहाँ ली हैं। एक पचवस है, एक चंदोखा है एंड चंदोताल बहुत बड़ा है। तो मैम इनका हम यही स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि पूरा चिन्हीकरण करा के पूरा उसका बंद बनवा के, और ताकि उसका बाउंड्री भी फिक्स हो जाए, इंक्रोचमेंट भी नहीं रहे और जो रेन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी वो बढ़ेगी। लेकिन मैम जो विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र से तराई क्षेत्र में मैंने डिफरेंट वाटर बॉडीज की प्रॉब्लम्स को देखा। इसमें जैसे हमारी जो चैलेंजेस आई कि बुंदेलखंड और विंध्य में क्या है कि रिवर बेड सूख जाता है, तो हम जो मनरेगा से काम है 60-40 के रेशियो में विद द हेल्प ऑफ लेबर बहुत आसानी से कर पाते हैं, हमें करा के सिर्फ काम करना होता है। बट तराई में जो नदियां हैं वहां क्या रिवर बेड में सिल्टिंग भी रहती है और वाटर भी रहता है, तो ओनली मैनुअली वहां पर काम करना काफी मुश्किल होता है हमारे लिए। और जो 60-40 के रेशियो में हम मनरेगा से काम करते हैं, जैसे अमृत सरोवर में हमें कुछ शिथिलता दी गई थी कि आप जब एस्टिमेट बनाए तो मशीन का एस्टिमेट उसमें क्लियर कर दें और उसके बाद उसमें लेबर का भी करा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब इस पर काम करते हैं तो बहुत सारी शिकायतें और काफी सारी मैनवरिंग होती है, तो उससे हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो मैम इसमें मेरा एक इनपुट भी था, क्योंकि अगर पॉलिसी लेवल पर थोड़ा सा हो सके, जैसे अगर हम रिवर के रिजुविनेशन पर काम कर रहे हैं स्पेशली विद द रेफरेंस ऑफ रिवर, तो जो 60-40 का रेशियो अगर हमें ये 50-50 मिल जाए तो थोड़ा मशीन वर्क, जैसे यहाँ पर जलकुंभी और सिल्टिंग वो मैनुअली, क्योंकि उसमें कई स्नेक्स और इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो मैनुअली किसी को उतारने में काफी मुश्किल होती है। तो अगर हमें वहाँ थोड़ा सा जितना मैनुअली कर सकते हैं वो मैनुअली, रेस्ट हम मशीन से करते हैं, तो डीसिल्टिंग हो जाएगी उसकी और वो जो जरकुश है या जलकुंभी है उसको हम लोग साफ कर पाएंगे। तो जो हमारे इस तरह की क्षेत्र की नदियां हैं जैसे बस्ती है या हमारा पूर्वांचल जो है, उन नदियों पर हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो झील का तो हमने करा लिया क्योंकि बड़ी झील थी। अब 65 हेक्टेयर इज अ बिग एरिया। इसी तरह से जो हमारे पास चंदू है वो भी 80 हेक्टेयर की है, पचवस भी लगभग मैम 35 हेक्टेयर की है। तो ऐसे कुल मिला के लगभग मैं 300 to 400 हेक्टेयर पर काम कर रही हूँ कि बिफोर मानसून हम इन झीलों को रिजुविनेट करके और जो हमारा वाटर होगा उसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट, तो मैम ये हमने किया है। और मनोरमा जो अभी नदी है उस पर हम आपने कहा मैम हम भी वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च हमने डेट फाइनल की है। और चूंकि मनोरमा नदी हमारी 8 ब्लॉक से और 120 किलोमीटर की नदी है, तो एक साथ काम करना संभव नहीं, फेज वाइज उसको ले रहे हैं। तो अभी हमने 21 विलेजेस लिए हैं जहां पर हम काम स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड वाटर डे के दिन ही हम वो काम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि बिफोर मानसून हम इस रिवर पर काम कर लें। और ये झीलों और नदियों के अलावा भी बहुत अलग अलग विलेजेस में वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है। जैसे 177 प्लेसेस पर हमने अमृत सरोवर बनाया है, हमने चिन्हित किया था, जिसमें से 130 को हमने डेवलप कर लिया है। और अन्य जो तालाब है जैसे अमृत सरोवर में मैम एक यहाँ कंसेप्ट है कि आप वहाँ मत्स्य पालन के लिए पट्टा नहीं दे सकते, और जो बड़े तालाब हैं उनको अगर हम वही है ना कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है तो हमें कम्युनिटी को उसके फायदे बताने होंगे। अगर हमने बड़ा सरोवर बनाया और कम्युनिटी को उससे मत्स्य पालन या कोई आजीविका प्राप्त हो रही है तो दे विल ग्लैडली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस कि ठीक है इस वाटर बॉडी को हमें रिजुविनेट करना है। तो हमने अन्य जैसे लगभग 936 तालाब भी यहाँ सही किए हैं और उनको पट्टे पर उठाया। तो हम ब्लू रिवॉल्यूशन की तरफ भी काम कर रहे हैं कि जो वाटर बॉडी हम यहाँ रिजुविनेट कर रहे हैं पूर्वांचल में फिशरीज में हम अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम उसको फिर ना केवल वाटर बॉडी रिजुविनेट करें बल्कि उसको लाइवलीहुड से जोड़ें, तो वो खुद ही उसको मेंटेन करते रहेंगे समय के साथ और वो सस्टेनेबल हो जाएगा। और जो हमारे बड़े बड़े तालाब थे तो वो जैसे हमने जिला पंचायत की हेल्प ली, जैसे 65 हेक्टेयर की लेक थी तो विद द हेल्प ऑफ मनरेगा करना बहुत मुश्किल था, तो फिर हमने मैम उसमें जिला पंचायत की हेल्प ली और उनके फंड से कन्वर्जेंस करके पूरा बांध का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट ये मैम हमारे कुछ अमृत सरोवर हैं जो हमने बनाए हैं। नेक्स्ट, ये मैम सभी इन पर हमने 15 अगस्त को जैसे कि सर ने वहां बताया, यहाँ पर भी मैम हम लोगों ने झंडारोहण किया था जैसे निर्देश आए थे, तो जनप्रतिनिधियों के साथ अमृत सरोवर पर सभी ने झंडारोहण किए थे। नेक्स्ट,
ये मैम हमारे जल संरक्षण संबंधी कार्य हैं, जैसे 936 हमने डिफरेंट ब्लॉक्स में तालाब लिए हैं और अभी मैम जो विलेजेस में तालाबों का मेन एक जो आबादी के बीच में तालाब होता है वो ग्रे वाटर की प्रॉब्लम वहां ज्यादा है, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि ग्रे वाटर, क्योंकि अब जैसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम टैप कनेक्शन हर हाउस होल्ड में दे रहे हैं। पहले लोगों के पास लिमिटेड वाटर था, वाटर यूजर्स भी कम थे। अब चूंकि रनिंग वाटर सप्लाई है तो वाटर यूजर्स भी ज्यादा हो रहा है, वेस्ट वाटर भी ज्यादा निकल रहा है। तो जो गांव का तालाब पहले लोगों की यूटिलिटी की चीज हुआ करता था, अब वो आबादी के बीच में प्रदूषण की तरह लोग उसमें नालियां सारी डाल देते हैं, तो उसमें हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रहे हैं। तो ये हमने तालाब लिए हैं कि उसको कैसे साफ रखना है। एक उस पर भी हम लोग ने, जैसे मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी बात की थी कि मैम कोई हमें इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही कि हम जो विलेज के पास रिसोर्सेस हैं, जो जीपी के पास रिसोर्सेस हैं, उससे हम कैसे अपने तालाब को साफ कर सकते हैं। तो 2 मेरे चैलेंजेस हैं जिसमें मैम शायद आपका हेल्प हो जाए तो हम लोगों के लिए एक अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मैम हमारा जो विभिन्न हमने अमृत सरोवर पर खुदाई की, ये बिफोर की स्थिति है, फिर मैंने आफ्टर की स्थिति अभी आपको दिखाई थी। नेक्स्ट, ये मैम सारे तालाबों पर हमने काम खुदाई करवाई और बाद में मॉनसून का रेन वाटर हार्वेस्ट करके उस पर जल संरक्षण काम किया। नेक्स्ट, ये ना केवल तालाब, कुएं, जैसे कुएं हमारे ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज थे, तो हमने कुओं को भी मैम यहाँ देखा, तो कुओं को साफ सफाई करवा के एकदम लोगों ने उसको एज अ डस्टबिन जो यूज कर रहे थे उसको हमने जहाँ तक साफ हो सका उसको करवा के और उसको सही करवाया कि लोग उसको पूजा के स्थल के तौर पर भी प्रयोग करते हैं और ना कम से कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के स्रोत के तौर पर भी वो हमारे लिए काम करे। तो मैम ये कुओं का भी कुछ जो साफ हो सकते हैं, कुछ कुओं में मैनुअली सफाई वहाँ दिक्कत होती है, बट जहाँ पर साफ हो सकता था हमने उन कुओं पर भी मैम काम कराया है। नेक्स्ट, ये मैम कुछ कुएं हैं जो आबादी के बीच में प्रयोग हो रहे हैं, उनको हमने साफ सफाई करवा के उनका जगत बनवा के उनको मैम मनरेगा से करवाया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, खत्म हो गया क्या? हाँ मैम, यही है, इसके साथ ही बस ये मेरा प्रेजेंटेशन मैं खत्म करती हूँ। तो हम इस तरह से हमारा जो भी मेरा जल संरक्षण का किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आपने कहा डिस्ट्रिक्ट प्लान, तो जब भी मैं किसी जिले में जाती हूँ तो मैं अपना एक डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाती हूँ और अपने डिफरेंट जो भी चाहे ऑफिसर्स हो चाहे जनप्रतिनिधि हो उनके साथ रह के पहले पूरा डिस्ट्रिक्ट प्लान, आई हैव टू फोकस कि मुझे कितना काम करना है और फिर टाइमली मैनर में उसका पूरा प्लानिंग कि कैसे करना है, उसकी फंडिंग कैसे होगी, देन टाइमली उसकी मॉनिटरिंग। और यहाँ पर चूंकि हमारा मानसून सीजन में ही बारिश 15 जून के बाद बारिश शुरू होती है और विंटर्स के बाद जो पानी है वो जितनी भी वाटर बॉडीज उनमें कम होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे पास विंडो रहती है मैम वो मार्च टू जून की रहती है। तो टिल मार्च हम ये सर्वे करवाते हैं, प्लान करते हैं कि हमें कैसे करना है। फ्रॉम ये अब हमारा काम स्टार्ट होता है और विद इन 3 मंथ में हम इन सारे पर हम लोग फोकस करके काम कराते हैं ताकि जो जून जुलाई में हमें रेन मिलेगी उसको हम उसके रेन वाटर को हार्वेस्ट करके और उसको लोगों को शोइंग बाय एग्जाम्पल। मुझे लगता है कि एक बार लोगों की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में ये चीज आ जाती है। जैसे जालौन में मैंने ये खुद देखा, अक्सर लोग कहते हैं कि नदी थी खत्म हो गई, पहले बहती थी इतना अच्छा था और अब तो हमें दिखती नहीं है। लेकिन जब हमने उनको नदी को रिज्यूमिनेट करके दिखाया तो दे वर अमेज्ड कि भाई ऐसा भी हो सकता है। मतलब हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि कोई भी वाटर बॉडी खत्म नहीं होती, ये आपके प्रयास है, अगर आप चाहें तो उसको आप सतत बनाए रख सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो जब मैम लोग उसके फायदे देखते हैं और एक जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में आ गया कि हम नदी पर भी काम कर सकते हैं, तो एक बार मैंने करा दिया, हो सकता है 5 साल बाद फिर सिल्टिंग हो, तो लेकिन फिर उनकी मेमोरी में रहेगा कि नहीं ये काम हो सकता है, देन दे विल अगेन डू दैट वर्क। तो जैसे मैंने मिर्जापुर में कराया था कर्णावती पर, तो वहां खराब हो रही तो लेकिन वो लोग फिर काम शुरू किए। जैसे हर 5 साल में मनरेगा में अलाउड ही होता है, तो आप ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो जाती है और जो वाटर बॉडी है उसका मेंटेनेंस भी सस्टेनेबल बना रहता है। तो मैम यही मेरा प्रयास है। थैंक यू मैम। So excellent, प्रियंका। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो प्रियंका रियली मैं इतना फ्लोर्ड हूँ तुम्हारे प्रेजेंटेशन से, बिकॉज जो हम लोग नेशनल वाटर मिशन में जिस तरह का कॉन्सेप्ट है, यू नो, ब्रॉड से पहले ब्रॉड विजन रहे, उसको प्लान करो, फिर इम्प्लीमेंट करो, फिर कम्युनिटी को लगाओ, तो तुमने सब किया है। मतलब यू आर अ रियल वाटर वॉरियर। एक्सीलेंट। आई थिंक तुमको और बुलाना चाहिए इधर उधर टॉक भी देने के लिए दूसरे लोगों को। सो वी इट इज रियली द वे यू हैव प्लान। जैसे तुमने
ये रियलाइज किया कि कम्युनिटी ओनरशिप कितना जरूरी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब जो हम बोलते हैं हम एक्चुअली बकते रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, बट कुछ डीएम्स हैं जो बिल्कुल उस चीज को पकड़ लेते हैं। यू आर वन ऑफ देम। और रियली इट वाज, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू मैम। And Devansh, though you have not been able to showcase many of your achievements, but तुम्हारा जो presentation का सबसे अच्छा लगा कि the way you have understood the challenges, because I know कि असम में, जम्मू कश्मीर में हम लोगों के पास उतने resources नहीं होते हैं जितना यूपी में शायद होता है कि तुम थोड़ा सा resource management कर लो, तो इसीलिए यूपी ये सब में मैं सहज होता इसमें है। एक चीज बताना चाहूंगा। आई जस्ट जॉइंड 4-5 months बैक। इसमें हमने क्या किया है कि मैम काफी सारे हमारे इरिगेशन कैनाल्स हैं जो कि डिफंक्ट पड़े हुए हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज इन द डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 वी हैव टेकन अप दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, जिससे कि मैम ऑलमोस्ट 500 हेक्टेयर के आसपास हमारा कमांड एरिया जहाँ पे हमारा इरिगेशन का सोर्स है, those we will be reviving. So what we are trying to do is कि वो नीचे लेवल पे एक अवेयरनेस PRIs में चले जाए, so that they are able to contribute through मनरेगा and they actually become the lead owners of that particular project. हाँ, तो वही है, मतलब दोनों में जो मैंने एक बहुत अच्छा देखा कि तुम लोग ना ये नहीं कि भाई टारगेट है तो बस कर दो, दोनों कोई चैलेंजेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। जैसे देवांश तुमको और भी अपना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करना होगा, जिस तरह से प्रियंका ने दिखाया ना कि ओके इतना कैपेसिटी है, इतना ये है, तो पूरा और थोड़ा इंटीग्रेटेड करो। लेकिन द वे यू हैव हाईलाइटेड द चैलेंजेस, अभी तक किसी प्रेजेंटेशन में मैंने इतना अच्छा से देखा नहीं कि पूरे ऑल राउंड चैलेंजेस, बस यही नहीं in some segment. Spring sheds is something which I found कि हमारे पास springs नहीं है क्या? Because spring shed management is something जो हम लोग जल शक्ति अभियान में बहुत ये कर रहे हैं, especially for Jammu Kashmir, Himalayan districts and north east के जो hilly states हैं, तो तुम अपने यहाँ spring sources भी देखो। मैम हमारे यहाँ जितने भी पेरिनियल स्प्रिंग सोर्सेज हैं उनके लिए मैम जो हमने मैपिंग करी है वहाँ पे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वो एरियाज फॉरेस्ट के अंदर है, उनमें मैम हम टारगेटेड एफोरेस्टेशन ड्राइव्स करा रहे हैं और वहाँ पे मैम किसी भी तरीके का एनक्रोचमेंट रोका जाए और फार्मर्स अपने जो सोर्सेज से जो आ रहा है पानी उसको मैम कंजर्व करके रखें, वो हमारा मेन टारगेट है। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ लोकल स्प्रिंग सोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल। जैसा मैंने बोला चेनाब से पानी is not feasible. It's a very violent river, so we have to rely only on चश्मे which we call springs, and वही हम कंजर्व करने की कोशिश करें। अच्छा, चश्मे शाही टाइप जो श्रीनगर में है मैम, या the word denotes the same. स्प्रिंग, ओके। तो एक ये मेघालय ने ना मेघालय ने अपने स्प्रिंग्स के साथ बहुत अच्छा वर्क किया है। उसको थोड़ा if you want I can connect you all to Meghalaya. Meghalaya has done some wonderful work in spring shed management. Even for purposes of irrigation, drinking water, and बहुत ही ecologically जो sound हो, जैसे कि they've used, but of course इतना violent springs नहीं है वहाँ पे, gentle springs है। उन लोग ना bamboos के through ही पानी ला रहे हैं, they're not even using pipes which metal pipe or anything. So I can connect you to Meghalaya. They're doing, Definitely, my batchmate is there and they're doing some wonderful work. और spring shed management के लिए ना हमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जांपल्स चाहिए। अभी हम बहुत ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज वी वांट टू शोकेस जल शक्ति अभियान का, एज यू नो, स्प्रिंग शेड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। तो अभी हम लोग को बहुत अच्छे एग्जांपल्स डिस्ट्रिक्ट्स के मिल नहीं रहे हैं।
और प्रियंका, तुम्हारा जो बेस्ट मुझे वो लगा कि जो तुम ये समझ पाए हो कि अब इतना पानी होने लगा है कि हमारे वाटर बॉडीज जो है वो गंदे होने लगे हैं बिकॉज ऑफ जल जीवन मिशन। तो अगर तुम उस एस्पेक्ट पे कुछ काम करो तो हमारे साथ प्लीज शेयर करो। जी मैम। एंड देवांश, वी आर रियली मतलब हिल डिस्ट्रिक्ट से बहुत गुड प्रैक्टिसेस नहीं मिल रहे हैं। सो सिंस यू आर न्यू, तो 4 months में यू डन कमेंडेबल वर्क ऑफ having a vision. So please share karo so that we can showcase your best practices. Every year we are coming out with our Jal Shakti Abhiyan best practices e-flip books. So we will be very happy. And excellent presentations. In fact, every DM talk के बाद मुझे लगता है कि उन लोग ज्यादा जानते हैं than मुझसे। मैं मतलब सिर्फ थियोरेटिकल गोले पटकते रहती हूँ, बट एक्चुअली तुम लोग ज्यादा जानते हो। एंड ज्यादा ये भी फील्ड का जो पकड़ है तुम लोगों का बहुत अच्छा है, बिकॉज हम लोग तो अब थोड़ा दूर हो गए फील्ड से। तो कीप अप द गुड वर्क एंड ओवर टू यू, Souvik. Thank you so much, Archana ji, and also a big thanks to Dr. Devansh Yadav and Priyanka Niranjan. When we started this webinar, Archana Verma ji said that collaboration, partnership, community participation, and woman-driven drive. I think in both the presentations, we have seen glimpses of that, how community participation is happening, how collaboration is happening, how identifying the challenges and how we can overcome those challenges. That has been addressed. So I think the aim of organizing this kind of webinar series has been to not only about bringing the best minds together, sharing the best of the practices, but also to talk about the challenges. As Archana ji has said quite rightfully that Dr. Devansh Yadav has shown the kind of challenges he's facing in the difficult terrain of Kishore. And at the same time, Priyanka ji has done some remarkable work in the district of Basti. I think that brings us to the end of this edition. Do join us for the 39th edition of Water Series webinar presented by National Water Mission. Goodbye. Thank you. Thank you.